Good morning, students. Myself Manojpal. Today I will teach you crops in subject biology. You know that crops means food and food means crops. It means जो क्रॉप्स है उसे हम फूड कहते हैं और फूड को हम लोग तो क्या कहेंगे, इट इज क्रॉप्स। तो फूड कहां से प्राप्त होता है? फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड कहां से प्राप्त होता है? प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता है। अब आइए, प्लांट क्या है? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है, मगर एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग जो है वह डिपेंड्स रहता है प्लांट्स पर। इसका अर्थ है कि यू नो दैट नाउअडेज आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 132 बिलियंस और इट इज डे बाय डे इंक्रीजिंग। आज जो हमारा पॉपुलेशन है 1.32 बिलियन से भी ज्यादा होने लगा है और डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि वी आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स आल्सो एनिमल्स। तो एनिमल्स की संख्या भी मिलियंस में है, बिलियंस में है, तो सभी प्लांट्स पर ही डिपेंड्स है। और डे बाय डे हमारा प्लांट्स का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो समझिए कि अब लाइफ अर्थ पर रहेगा कि नहीं रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में चर्चा तो हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले फूड के बारे में चर्चा करें, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एनिमल के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, for repair and damaged tissue, for repair and damaged tissue and for their survival and for their survival। तो फूड जरूरी है। फूड की आज किसे जरूरी है? फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन ऑफ द फूड एंड फॉर रिपेयर एंड डैमेज टिश्यू एंड फॉर रिपेयर एंड डैमेज टिश्यू एंड फॉर देयर सर्वाइवल। रिपेयर एंड डैमेज टिश्यू का मतलब क्या है कि हमारा बॉडी में जो एनिमल का और या ह्यूमन बीइंग्स है, प्रत्येक दिन सेल बनता है और प्रत्येक दिन सेल डैमेज होता है। अगर हमारा कहीं पर घाव हो गया तो यहाँ पर सेल का जनरेशन होता है, न्यू सेल जनरेट करता है। कहीं पर चोट लग गया तो वहां का सेल डैमेज हो गया और वह डैमेज सेल को रिपेयर करता है हमारा बॉडी और वहां पर एक नए सेल का निर्माण करके उसे ठीक कर देता है। तो अब यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी हमें कहां से प्राप्त होता है? एनर्जी हमें फूड से प्राप्त होता है। रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। लाइफ एक्टिविटीज के बारे में हम आपको बताए थे। इसको हम लोग प्रोसेस भी कहते हैं, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इटीसी। इस सभी के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब है क्या? फूड इज कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो फूड है ये बना होता है किससे? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फूड हमारा किससे बना होता है? फूड इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल से बना होता है। और ये सभी चीज क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रदान करता है। तो एनर्जी हमें कहां से प्राप्त हुआ? फूड से। फूड में क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी मौजूद हैं और सभी क्या करता है? फूड को एनर्जी प्रदान करता है। ये फूड को एनर्जी कैसे प्रदान करता है, फूड कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बारे में हम लोग लेटर चर्चा करेंगे। अब देखिए, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। किसके द्वारा प्राप्त होता है? फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बाद वहां से एनर्जी प्राप्त होता है। पीपल ऑफ मॉडर्न एज हैव टू मेजर सोर्स ऑफ फूड।
आज हमें दो सोर्स से फूड प्राप्त होता है। वह सोर्स है, पहला सोर्स प्लांट प्रोडक्ट। पहला सोर्स क्या है? प्लांट प्रोडक्ट। और दूसरा प्लांट सोर्स क्या है? एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट में हमारा क्या सब है? सीरियल्स मीन्स अनाज, पल्सेस मीन्स दाल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी, फ्रूट्स मीन्स फल, ऑयल सीड जिससे हमको ऑयल प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सभी से हमको ऑयल प्राप्त होता है, नट, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, ये सभी क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। अब एनिमल प्रोडक्ट देखिए कौन कौन सब है? मीट, फिशेस, पोल्ट्री, बर्ड्स, एग्स, सी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सभी क्या है? एनिमल प्रोडक्ट। जैसा कि हमने आपको कहा, क्या कहा? अबाउट 20 एनिमल्स, लगभग 20 एनिमल्स और मोर देन 100 प्लांट्स वी यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्ट्स। लगभग 20 एनिमल और 100 से ज्यादा प्लांट्स को हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसका मतलब हुआ वहां से हम फूड प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। तो इसमें और सारे पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट्स करके हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको कहा, आवर पॉपुलेशन इज नाउ ए डेज अबाउट मोर देन 3.2 बिलियंस एंड इट इज ट्रिमेंडस इंक्रीजेस। हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे, सो वी वांट मोर फूड। हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमको क्या चाहिए? फूड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चाहिए। एंड इट्स प्रोडक्शन विदाउट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट, तो बिना एनवायरमेंट को क्षति पहुंचाए, बिना इसका एक्सप्लॉयटेशन किए हुए हमें अपना फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे वो बढ़ते जा रहा है। फॉर इट वी नीड बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमको क्या चाहिए? फॉर वी नीड बेटर टू बेटर, बेटर से बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमें चाहिए। प्रैक्टिस मीन्स क्रॉप्स चाहिए। एंड लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि हम लोग एनिमल पर भी डिपेंड है और प्लांट पर भी डिपेंड है, तो हमें एनिमल हस्बेंड्री पर भी ध्यान देना होगा। इसका भी हमें पालन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना पड़ेगा और ऐसे एनिमल को यूज करना पड़ेगा जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो हमारे लिए। तो इसके लिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन efficiency for both crops and livestock, several efforts will be taken। तो इसके लिए हमको कुछ ऐसे टेक्निक अपनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा माध्यम हमको अपनाना पड़ेगा जिस माध्यम के द्वारा हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त हो? फूड प्रोडक्ट्स प्राप्त हो। एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से हमें ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स प्राप्त हो। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो साइंटिस्ट है वो काम किए ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में। इसके क्षेत्र में काम किया हमारे साइंटिस्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में। इसमें क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा ब्रांच है जिसके तहत इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, इसमें विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स की वेराइटी को इंप्रूव किया गया। तो कौन कौन सा क्रॉप्स? व्हीट, राइस, मेज etc इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसके तहत इंप्रूव किया जाए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, जैसे व्हीट, राइस, मेज, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इट अकर्ड इन 1960, ये 1960 से ही हमें इस क्षेत्र में काम करने का मौका लगा और हमें उस क्षेत्र से फायदा होने लगा। एमएस स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसका अर्थ है कि एमएस स्वामीनाथन साहब ने ग्रीन रिवॉल्यूशन पे काम किए और ऐसा काम किए जिसके कारण वो इंप्रूव किए वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, व्हीट, राइस एंड मेज। इसलिए एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ
ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में कहा जाता है, मगर पूरे वर्ल्ड में एन बर्लॉग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, और पूरे वर्ल्ड में एन बर्लॉग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट रिवॉल्यूशन आता है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत इंक्रीज इन द फिश प्रोडक्शन, क्या करता है, फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है। इट अकर्ड इन 1970, यह भी 1970 में ही इस ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू क्रांति आ गया। अब है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी होने लगा। इट अकर्ड इन 1970, यह भी ब्लू रिवॉल्यूशन की तरह इसका भी क्रांति 1970 में आया। बाय द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, किसके द्वारा, तो बाय द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कौन थे, उसके चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस क्यूरी, ये कहलाते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। आपसे पूछा जाएगा हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो क्या कहिएगा, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिंग इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा है लाइफ स्टॉक के अंतर्गत इट इज वेल इन प्रैक्टिसेस इन एनिमल डोमेस्टिकेशन टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिव फूड एंड फाइबर। लाइव स्टॉक के तहत ये जो है ये प्रैक्टिसेस है, ये एक प्रोडक्शन है, ये ऐसा क्षेत्र जो कि फूड एंड फाइबर के लिए ये जाना जाता है। इट इंक्लूड्स कैटल, पिग, गोट्स, डीर, सीप, याक एंड पोल्ट्री। लाइव स्टॉक के अंतर्गत क्या सब आता है, कैटल, पिग, गोट्स, डीर, सीप, याक एंड पोल्ट्री। इसके प्रैक्टिसेस से हमें फूड प्रोडक्ट एंड फाइबर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के तहत क्या होता है, इट प्रोवाइड मीट एंड मिल्क। क्या प्राप्त होता है मुझे एनिमल हस्बेंड्री से, मीट एंड मिल्क। इट प्रैक्टिसेस ऑफ फीडिंग, ब्रीडिंग, राइजिंग एनिमल एंड लाइव स्टॉक। It practices of feeding, breeding, raising animal, livestock. नेक्स्ट है हमारा पोल्ट्री। इट इंक्लूड्स डोमेस्टिकेशन ऑफ फॉल मीन्स होता है बर्ड्स, फॉर फूड एंड देयर एग्स। क्या है, इट इंक्लूड्स डोमेस्टिकेशन ऑफ फॉल मीन्स बर्ड्स फॉर फूड एंड देयर एग्स। फॉल्स आर चिकन, टर्कीज, डक एंड गेस। इससे मुझे क्या प्राप्त होता है, फिर से फूड प्राप्त होता है। और इसे किसके अंतर्गत रखा गया है, तो पोल्ट्री। आज हम लोग जानते हैं कि पोल्ट्री फार्म में केवल मुर्गी का ही पालन नहीं होता है, इसमें बर्ड्स का पालन होता है। और बर्ड्स चाहे तो वो चिकन के फॉर्म में हो, टर्कीज के फॉर्म में हो, डक के फॉर्म में हो और गीस के फॉर्म में। और नेक्स्ट है हमारा बी कीपिंग। बी मीन्स होता है मधुमक्खी। डोमेस्टिकेशन ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड इट्स प्रोडक्ट। तो क्या है बी कीपिंग में, बी कीपिंग के तहत हनी बी का प्रोडक्शन किया जाता है, हनी का प्रोडक्शन किया जाता है और हनी बी को डोमेस्टिकेशन किया जाता है। इसके हमें प्राप्त होता है हनी एंड
हनी प्रोडक्ट्स। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग बच्चों देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कैसे एग्रीकल्चर किया जाता है, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसके तहत हम लोग और अध्ययन करेंगे क्रॉप्स के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जिसके तहत हम लोग क्रॉप्स के बारे में अध्ययन करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे।